नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल काचवा शिखर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्धनता या गरीबी, या इसे हम पॉवर्टी कह सकते हैं। यानी कि निर्धनता या हम गरीबी के बारे में आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करें तो हमारा पहला बिंदु दोस्तों क्या है, निर्धनता एक सामाजिक समस्या है। जो कि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निर्धनता एक है तो हम कह सकते हैं सामाजिक समस्या है, ये आर्थिक समस्या है, या ये दोनों भी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये निर्धनता कैसी समस्या है, सामाजिक समस्या है। और ये सामाजिक समस्या क्यों है, तो आप इससे समझ सकते हो कि जो हमारा समाज होता है और उस समाज में कोई भी वर्ग मान लीजिएगा, कोई भी वर्ग मान लीजिएगा जिसमें उसकी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाती है, अर्थात हम कहें तो वो उसको रोटी भी नहीं मिलती है, कपड़ा भी नहीं मिलता है और मकान भी नहीं मिलता है। यानी कि मकान, यानी कि सारी की सारी जो हमने बात बोली है कि जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक तरह से कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो किसी भी वर्ग में हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, यदि उसको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो क्या कहलाएगा, निर्धनता, या हम कह सकते हैं उसे एक तरह से वो गरीब कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि निर्धनता एक क्या है, एक सामाजिक समस्या है। ये बात याद रखना, सामाजिक समस्या है, न कि एक आर्थिक समस्या। अर्थात 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 कोई भी वर्ग, अर्थात कोई भी वर्ग मान लीजिएगा जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी भी वो पूर्ति नहीं कर पाता, तो दोस्तों वो किस कैटेगरी में होगा, आपके पास निर्धनता की कैटेगरी में माना जाएगा। अगले बिंदु की यदि हम बात करें तो अगला जो बिंदु है हमारे पास है कि भारत में गरीबी के आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है वो प्रति 5 वर्ष के बाद एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। यदि दोस्तों अब हम बात करें कि प्रति 5 वर्ष के पश्चात किसके द्वारा किया जाता है, एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसएसओ की यदि हम बात करें तो एनएसएसओ के बारे में दोस्तों हमने बेसिकली डिटेल से पढ़ रखा है। एनएसएसओ की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे, या हम कह सकते हैं नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस के नाम से इसे जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। ये दोस्तों क्या करता है, गरीबी एवं बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो प्रति 5 वर्ष से ये जारी करता है। इसके बारे में दोस्तों हमने डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका वीडियो आराम से देख सकते हैं। अगले बिंदु पर चलिए तो विश्व की 1/3 गरीबी जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की 1/3 गरीबी जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है। और गरीबी की जो अवधारणा का जो प्रतिपादन जो किया है वो किसने किया है, तो ये याद रखना, लॉर्ड बॉयड ने किया है। गरीबी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, लॉर्ड बॉयड ने किया है। ये भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु यदि हम देखें तो गरीबी की कैलोरी अवधारणा, गरीबी की जो कैलोरी अवधारणा है, जो अवधारणा है उसका संबंध निरपेक्ष गरीबी से है। किससे है, निरपेक्ष गरीबी से। ये दोस्तों सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, इसके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि जो गरीबी की जो कैलोरी की जो अवधारणा है ना, वो किससे संबंध रखती है, तो निरपेक्ष गरीबी से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है, निरपेक्ष गरीबी से संबंध रखती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कैलोरी की जो अवधारणा है ये किससे संबंध रखती है, सापेक्ष अवधारणा या निरपेक्ष अवधारणा, या हम कह सकते हैं निरपेक्ष गरीबी, या एक तरह से हम कह सकते हैं सापेक्ष गरीबी। तो ये आपके पास क्या होगा, निरपेक्ष गरीबी होगा। यदि हम बात करें निरपेक्ष गरीबी का जो माप है, निरपेक्ष गरीबी का जो माप है वो हेड काउंटर रेशो विधि से किया जाता है। हेड काउंटर रेशो विधि से किया जाता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। और यदि हम बात करें सापेक्ष गरीबी का माप, सापेक्ष गरीबी का माप गिनी गुणांक व लोरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि हमने बात की सापेक्ष गरीबी की यदि हमने बात की तो किसके द्वारा माप किया जाएगा, गिनी गुणांक विधि और लोरेंज वक्र विधि के द्वारा किया जाएगा। लेकिन निरपेक्ष गरीबी की बात करें तो हेड काउंट रेशो विधि से किया जाएगा, हेड काउंट रेशो विधि से किया जाएगा। और सापेक्ष गरीबी की बात करें तो गिनी गुणांक व लोरेंज वक्र के द्वारा किया जाएगा। अब हम समझते हैं आपके पास जो गरीबी है वो कितने प्रकार की है। तो एक तो आपके पास निरपेक्ष होती है, एक आपके पास सापेक्ष होती है, दो कैटेगरी बांटी गई है। एक आपके पास निरपेक्ष है, एक आपके पास क्या है, सापेक्ष है। अब इसके बारे में देखते हैं। निरपेक्ष के बारे में सबसे पहले देखें तो ये कम विकसित देशों में देखने को मिलती है, कौन सी, निरपेक्ष गरीबी। और सापेक्ष की बात करें तो ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, विकसित देशों में देखने को मिलती है।
आगे बात करें निरपेक्ष के बारे में बात करते हैं, जो कि कम विकसित देशों में देखने को मिलती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। तो उसे कौन सी गरीबी कहेंगे? निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। और वो भी कब कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो दोस्तों उसे हम कौन सी कैटेगरी में शामिल करेंगे? निरपेक्ष गरीबी में शामिल करेंगे। अर्थात आपके ये समझ में आया होगा निरपेक्ष गरीबी किसे कहा जाता है। और ये निरपेक्ष गरीबी है ना, वो कहाँ पाई जाती है? तो हमारे भारत देश में देखें तो निरपेक्ष गरीबी ही देखने को मिलती है। भारत में निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। तो ये निरपेक्ष गरीबी आपके समझ में आया होगा। अब इसके बारे में हम यदि और बिंदुओं की बात करें कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, तो हम एक बार और देख लेते हैं कि एक तो हमने ये देखा कि निरपेक्ष गरीबी है वो दोस्तों कहाँ देखने को मिलती है? भारत में देखने को मिलती है। और एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती उसे ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अब हमारे पास एक बिंदु और यहाँ पर रहता है कि निरपेक्ष निर्धनता या निरपेक्ष जो गरीबी है वो एक व्यक्तिपरक क्या है? अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? व्यक्तिपरक अध्ययन है। और हमने ये भी देखा कि इसका जो मापन किया जाता है वो कैलोरी के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? कैलोरी के आधार पर किया जाता है। और हम कहें तो हम कह सकते हैं उपभोग व्यय के आधार पर भी इसका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। और हमने ये बिंदु तो देख लिया कि ये भारत में निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने निरपेक्ष गरीबी देख ली है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी की। किसकी बात करते हैं? एक बार सापेक्ष गरीबी के बारे में देखते हैं। तो सापेक्ष गरीबी क्या होती है? सापेक्ष गरीबी के बारे में हमने ये तो देख लिया कि ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। और इसके बारे में और बिंदु की बात करें, यानी कि इसमें जीवन स्तर की तुलना की जाती है। जीवन स्तर की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। वो कैसे? तो हम एक बार नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करें तो ये विकसित देशों में तो पाई जाती है। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। ये कैसा अध्ययन है? तुलनात्मक अध्ययन है। विकसित देशों में पाई जाती है। राष्ट्र की आय व निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य तुलना करती है। राष्ट्र की आय व निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य तुलना करती है। कहना क्या जाता है कि आपके पास मान लीजिएगा यदि कोई ऊपर से 5 से कोई 10% लोग जीवन स्तर की तुलना में, और नीचे से हम बात करें तो 5 से 10% मान लो लोग नीचे के, तो इन दोनों के मध्य की जो गरीबी होती है वो कौन सी कहलाती है? सापेक्ष गरीबी। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की आय व निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य जो तुलना करते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब यदि हम और बिंदु की बात करें, अगले बिंदु की, तो यह आय की विषमता का मापन करती है। आय की विषमता का मापन करती है। अर्थात हम कहें कि ये समानता और असमानता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? समानता व असमानता को प्रदर्शित करती है। अब समानता और असमानता क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। यह एक सैद्धांतिक अध्ययन है। ये एक कैसा अध्ययन है? सैद्धांतिक अध्ययन है। दोस्तों क्या है? सैद्धांतिक अध्ययन है। इस प्रकार से ये समझ में आया होगा आपके पास, यानी कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है। तो एक बार फिर से देख लेना, एक विकसित देशों में पाई जाती है तुलनात्मक अध्ययन के लिए, और राष्ट्र की आय व निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य तुलना करती है। और आपके पास ये आय की विषमता का क्या करती है? मापन करती है। और एक कैसा अध्ययन है? सैद्धांतिक अध्ययन है। अब हम आगे बात करते हैं। सापेक्ष जो निर्धनता का मापन है वो 2 विधि से किया जाता है। सापेक्ष जो निर्धनता है उसका मापन है ना, वो कितनी विधि से किया जाता है? 2 विधि से किया जाता है। अब वो कौन कौन सी है? तो एक तो आपके पास कौन सी विधि है? लोरेंज वक्र विधि है। कौन सी विधि है दोस्तों? लोरेंज वक्र विधि है। अब इस लोरेंज वक्र विधि को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सर्वप्रथम तो हम यही देख लेते हैं कि लोरेंज वक्र विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो मैक्स और लोरेंज ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये बिंदु याद रखना है। कब किया? 1905 में किया। ये आय की विषमता का मापन करती है। आय की विषमता का क्या करती है? मापन करती है। अर्थात हम कहें समानता व असमानता को ये दर्शाती है। अब इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये डायग्राम बनाया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास जो डायग्राम है, यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारे पास जो लोरेंज वक्र है उसमें ये जो रेखा खींची गई है, और इसी रेखा पर दोस्तों एक 45 डिग्री की एक निरपेक्ष क्षमता रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? निरपेक्ष क्षमता रेखा खींची गई है। और ये जो निरपेक्ष क्षमता रेखा है ये किसका मापन करती है? तो ये आय की पूर्ण समानता का मापन करती है। आय की पूर्ण समानता का क्या करती है? मापन करती है। ये बिंदु आपके समझ में आया होगा कि ये जो 45 डिग्री का जो ये कोण होता है ये किसका मापन करती है? आय की विषमता का, आय की पूर्ण समानता का क्या करती है? मापन करती है। अब यहाँ पर इस लाइन को देखिए, यानी कि ये जो लाइन है
ये किसका मापन करती है? तो ये आय की असमानता का मापन करती है। किसका मापन करती है? आय की असमानता का मापन करती है। इस पर हम बात करें तो ये आपके पास x है और ये क्या है? y है। और यहाँ पर हम देखना चाहें तो ये निम्न स्तरीय संचय जनसंख्या और इस तरफ है आय की संचय बारंबारता दे रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 45 डिग्री पर जो ये लाइन खींची गई है, इसके नीचे जो ये रेखाएं खींची गई है दो, एक तो ये ए है और एक ये बी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये आय की असमानता को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ये जो बी है ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये जो ए है वो बी की तुलना में क्या है? कम है। यानी कि ये जो रेखा है यहाँ पर आय की पूर्ण समानता को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि ये ए है, यहाँ पर ये जो दूरी है बीच वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आय की असमानता को रिप्रेजेंट कर रही है। अर्थात हम कहें कि लोरेंज जो वक्र है वो निरपेक्ष क्षमता रेखा के मध्य की जो दूरी आय की किसको प्रदर्शित करती है? आय की असमानता को दर्शाती है। अब हम यदि बात करें तो ये जो रेखा है ए, और यदि इसके बारे में हम बात करें तो यदि मान लो कोई अर्थव्यवस्था के अंदर हम बात करें तो ये जो समता रेखा है आपके पास, ये जो समता रेखा है, इस समता रेखा से जितनी अधिक दूर होगी, यानी कि ये रेखा जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ही हम कह सकते हैं असमानता उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो रेखा इस समता रेखा से जितनी ज़्यादा दूर होगी वो आय की असमानता उतनी ही अधिक रिप्रेजेंट करेगी। और हम ये कहें कि ये जो निरपेक्ष क्षमता रेखा है जो आपके पास ये जो बीच वाली है, ये रेखा इसके जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी तो ये आय की असमानता उतनी ही हमारे को क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिएगा ये रेखा है, ये बहुत ज़्यादा आय की असमानता को रिप्रेजेंट कर रही है, ये है थोड़ी कम कर रही है, और यहाँ पर हो तो बहुत थोड़ी और कम करेगी, और इसके बराबर हो तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं आय की पूर्ण समानता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आय की समानता के बारे में हमने बात की, और जो लोरेंज वक्र हमने देखा वो आपके समझ में आया होगा कि इसका प्रतिपादन मैक्स और लोरेंज ने किया था, और ये आय की विषमता का मापन करती है, यानी कि समानता और असमानता। समानता का हमने समझा कि जो निरपेक्ष क्षमता रेखा के बराबर है तो वो आय की पूर्ण समानता को रिप्रेजेंट करती है, और इससे जितनी ज़्यादा दूर होगी रेखा तो वो हमारे पास क्या होगी? उसकी असमानता को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन याद रखना ये जो लोरेंज वक्र है जो दे रखा है, इसमें निरपेक्ष क्षमता रेखा से ऊपर कभी भी नहीं बनेगा, इस प्रकार से कभी भी नहीं बनेगा, ये नीचे ही बनेगा, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं आपके पास गिनी गुणांक विधि की। गिनी गुणांक विधि क्या है? तो इसका प्रतिपादन जो दोस्तों किया था वो कोरेडो गिनी ने किया था। किसने किया था? कोरेडो गिनी ने किया था। ये भी आय की विषमता का मापन करती है। इसका मान 0 से 1 होता है। इसका मान 0 से 1 होता है। 0 होने पर पूर्ण समानता को दर्शाती है, 1 होने पर आय की पूर्ण असमानता को दर्शाती है। 0 होने पर पूर्ण समानता को, 1 होने पर आय की पूर्ण असमानता को दर्शाती है। इसका जो डायग्राम है दोस्तों वो इस प्रकार से है। इसका हमने ये तो देख लिया कि कोरेडो गिनी ने 1912 में इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। अब हमने ये भी देख लिया कि 0 से 1 के मध्य हो तो 0 है तो ये पूर्ण समानता को दर्शाती है, और यदि 1 है तो ये किसको दर्शाएगी? पूर्ण असमानता को दर्शाएगी। लेकिन यदि बात करें दोस्तों 0 से -1 के मध्य यदि कोई मान रहता है इसका तो वो आय की असमानता को ही दर्शाएगा। और 0 से जितना अधिक दूर होगा, 0 से जितना अधिक दूर होगा, 0 से जितना अधिक दूर होगा तो दोस्तों वो किसको दर्शाएगा? आय की असमानता उतनी ही मतलब हमारे को अधिक देखने को मिलेगी। लेकिन ये 0 से जितना अधिक नज़दीक होगा ना, 0 के जितना अधिक नज़दीक, यानी कि 0 से हम कहेंगे 0.50 या 0.75 0.1 यानी कि 1 तक चला जाता है तो वो अधिक आपके पास, यानी कि 1 होने पर तो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो 0 से जितना ज़्यादा होगा वो पूर्ण असमानता को दर्शाएगा, और 0 के जितना ज़्यादा पास होगा वो क्या करेगा? पूर्ण समानता को दर्शाएगा। तो ये आपके पास समझ में आना चाहिए बिंदु कि यानी कि यहाँ पर 0 से 1 के मध्य है, यानी कि 0 यहाँ पर हम समझ ही लेते हैं 0, ये 0.25 हो गया, और ये 0.50 हो गया, और ये 0.75 हो गया, और यहाँ पर ये आपके पास 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इधर चलेगा तो यहाँ पर आय की असमानता देखने को मिलेगी, और ये इधर आएगा तो यहाँ पर आय की पूर्ण समानता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर असमानता देखने को मिलेगी, इधर आओगे तो समानता देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप इसको सरल कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो बिंदु देखा गिनी गुणांक विधि, और आपके पास जो लोरेंज वक्र विधि है, सापेक्ष निर्धनता का हमने मापन देख लिया है, हमने निरपेक्ष के बारे में भी जान लिया है, हमने गरीबी के जो मेन पॉइंट थे उनके बारे में भी हमने दोस्तों डिटेल से देख लिया है। अब हमारे पास जो बिंदु रहा कि इस भारत में जो गरीबी की रेखा के कारण से जो समितियां जो गठित हुई है, जैसे हम बात करें तो रथ दांडेकर समिति है, या हम वाई के अलग समिति की बात करें, या हम लकड़वाला समिति की बात करें, या तेंदुलकर समिति की बात करें, एक है आपके पास रंगराजन समिति है। इस प्रकार से दोस्तों जो समितियां हैं उन्होंने क्या आंकड़े दिए हैं गरीबी के, अर्थात हम कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या दिए हैं, शहरी क्षेत्र में क्या दिए हैं,
किस प्रकार से उनकी जो व्याख्या है वो हम अगले वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो इसके बारे में आपको पूर्ण अपनी राय बतानी है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर तो करना ही करना है, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।